अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मिसाना सबा खान। तो चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है वक्फ बिल। अच्छा, वक्फ बिल के हवाले से कुछ दिनों से वीडियोस चल रही हैं बहुत सारी, लेकिन ये कि इसमें मैंने भी कोई ज़्यादा मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पता है। लेकिन इस वीडियो से और पता चलेगा। और इस वक्त ये टॉपिक जो है, ये चीज़ है वायरल जा रही है, मतलब इस पर बहुत डिस्कस चल रही है, क्योंकि कोई ना कोई बिल पास हुआ है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वक्फ विरोधी प्रदर्शन करने चली थी सैयद उस्मा परवीन। बाबा की पुलिस ने भी सिखाया ऐसा सबक, भूलेंगी नहीं। घर पर भेजा 10 लाख का नोटिस, तो सुनिए क्या बोली। विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल बहुमत के साथ पास भी करवा लिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल पर मुहर भी लगा दी है। यानी वक्फ संशोधन बिल अब वक्फ कानून का रूप भी ले चुका है, जिसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। और संसद में बनाया गया ये वक्फ संशोधन कानून पूरे देश को मानना ही पड़ेगा। कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी है। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान बता रहा है कि चाहकर भी कोई वक्फ कानून का विरोध नहीं कर सकता, हर हाल में कानून मानना ही पड़ेगा। लेकिन लगता है ये छोटी सी बात यूपी की राजधानी लखनऊ की रहने वाली कांग्रेस नेता सैयद उस्मा परवीन को समझ में नहीं आ रही। इसलिए जैसे सीएए विरोध के नाम पर सड़क घेर कर विरोध प्रदर्शन किया गया था, उसी तरह से अब वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही थी। लेकिन जैसे ही लखनऊ पुलिस को इस बात की भनक लगी, तुरंत उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया और 10 लाख रुपए का नोटिस भी थमा दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस पर 10 लाख रुपए का नोटिस भेजने का आरोप लगा रही कांग्रेस नेता सैयद उस्मा परवीन ने सोशल मीडिया पर लिखा, वक्फ बिल के खिलाफ बोलने पर पाबंदी, मुझे प्रशासन द्वारा नोटिस भेजी गई और जेल भेजने की धमकी दी गई। नोटिस में 10 लाख रुपए जुर्माना वसूलने की धमकी। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने वक्फ अमेंडमेंट बिल और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, मुझे नोटिस थमाया गया। वाह रे इंसाफ। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही कांग्रेस नेता उस्मा परवीन को जैसे ही पुलिस ने 10 लाख रुपए का नोटिस थमाया, वो इस कदर बौखला गई कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए पूछा कि लोकतंत्र में क्या इतना अधिकार नहीं है कि इंसान अपनी आवाज उठा सके? क्या हम अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सकते? क्या यहाँ राजशाही, तानाशाही चल रही है? जैसे कि आपको पता है कि वक्फ बोर्ड का बिल लाया गया और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया और फोर्स हमारे घरों में भेजी गई, नोटिस दी गई। हमें किस बात की नोटिस दी आपने मुझे? क्या मैंने कौन सा जुर्म किया है? क्या मैं आपको अपराधी नजर आती हूँ? कि आपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ना ये अपराध है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर अपनी आवाज उठाना ये अपराध है? मुझे अफसोस है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस महिला सुरक्षा की बात करती है वो बिल्कुल फेल है इस मामले में। और एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके घर पर नोटिस भेजी जा रही है, उसे परेशान किया जा रहा है। किस लिए? कि मैंने वक्फ बिल के खिलाफ आवाज उठाई, मैंने उसका विरोध किया, मैंने अपना विरोध जताया।
इसलिए आपने मुझे नोटिस भेजी। और अगर मैंने हमेशा इंसानियत के लिए काम किया है, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, मैंने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है और आज भी मैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही हूँ, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं, ये हमारे हनन है, हमारे अधिकारों का हनन है और हम अपने अधिकारों के लिए जरूर लड़ेंगे। सीएए विरोध के नाम पर सड़क घेरने वाली कांग्रेस नेता उजमा परवीन को लगा कि वक्फ बिल के विरोध के नाम पर भी वो एक बार फिर सड़क घेर सकती है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने 10 लाख रुपए का नोटिस भेज दिया और चेतावनी भी दे दी कि वक्फ बिल के विरोध के नाम पर सड़क घेरना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों का अंजाम क्या होता है, ये बात सीएम योगी पहले ही समझा चुके हैं। दंगाई सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। जैसे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अफवाह फैलाई गई कि ये कानून मुसलमानों की नागरिकता छीन लेगा, लेकिन हकीकत ये है आज तक एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनी गई है। उसी तरह से अब वक्फ संशोधन कानून को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है कि ये कानून मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ लेकर आई है और इस तरह की अफवाह फैलाने का काम भी कुछ नेता और मुस्लिम संगठन के मौलाना ही कर रहे हैं। हालांकि आम मुसलमान इसका कोई विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरह से सीएए का विरोध करने के लिए उन्हें गलत जानकारी दी गई, उसी तरह से अब इस बिल के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन आम मुसलमान समझ गया है कि इस बिल से हमारा भले ही कोई फायदा ना हो, पर वक्फ की संपत्तियां शायद कब्जा मुक्त हो जाएं। शायद यही वजह है कि 3 अप्रैल को राज्यसभा से वक्फ बिल पास हुआ और 4 अप्रैल को जुमे की नमाज थी, लेकिन इसके बावजूद मस्जिदों से बिल का विरोध करने की कोई आवाज सुनाई नहीं दी और कई जगह तो खुद मुसलमान मिठाई बांटते हुए भी नजर आए। तो क्या इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार की पहुंच मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने लगी है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वक्फ बिल के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मान्यवर, वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड ये 1995 से आए। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं माननीय। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, 2 धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। इस दृष्टि से देखें तो 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं, वो तो 95 से आया। और मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। मान्यवर, कहां पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे? परिषद में और वक्फ बोर्ड में। उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून, दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है, या तो दान जिस चीज के लिए दिया गया, इस्लाम धर्म के लिए दिया गया, गरीबों के भोजन के लिए दिया गया, गरीबों के उद्धार के लिए, वो उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका नियमन करने का काम है।
अब मैं इसको मान्यवर बाकी सारे धर्मों के साथ कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं दखल किया है। मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर वक्फ जो है वो हमारे यहां ट्रस्ट एक्ट है, इसमें ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्ट को बनाते हैं वो ट्रस्टी होते हैं और एक मैनेजिंग ट्रस्टी होते हैं। वक्फ में वाकिफ होता है, वक्फ होता है और मुतवल्ली होता है। ये सारे इस्लाम के अनुयायी हैं मानव। अरे भाई, आप कह रहे हो, हम तो कह रहे हैं क्योंकि इसका वक्फ शब्द ही इस्लाम से आया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वक्फ वो ही कर सकता है जो इस्लाम का अनुयायी हो। अब आप उसका विरोध कर रहे हो, तो आप तो वक्फ में भी नॉन इस्लामिक आदमी चाहते हो। मान्यवर क्या कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि वक्फ वो ही कर सकता है जो प्रैक्टिसिंग इस्लाम को प्रैक्टिस करता होगा, क्योंकि मान्यवर इसकी उत्पत्ति ही इस्लाम के सिद्धांतों से हुई। अब मान्यवर वक्फ धार्मिक हुआ, वक्फ बोर्ड नहीं हुआ, वक्फ परिषद भी नहीं हुई। अरे सुनो भाई, मान्यवर ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी जो होते हैं, जो चर्च होगा तो क्रिश्चियन होंगे, पारसी भी होंगे, पारसी के लिए वो ट्रस्ट होगा, तो हिंदू होगा तो हिंदू के लिए। अब चैरिटी कमिश्नर हम कहेंगे कि भाई मुस्लिम क्यों आया? मुझे बताओ, चैरिटी कमिश्नर एक्ट में मुसलमान चैरिटी कमिश्नर बन सकता है या नहीं बन सकता है? उसको ट्रस्ट नहीं चलाना है, उसको चैरिटी के कानून के हिसाब से वो ट्रस्ट चले, उसकी देखरेख करनी है। ये धार्मिक नहीं है, ये धर्म का काम नहीं है मान्यवर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। और इसलिए तो फिर चैरिटी कमिश्नर हिंदू होगा तो वो क्रिश्चियनों के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? चैरिटी कमिश्नर क्रिश्चियन होगा तो जैनियों के और हिंदुओं के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? अब बताओ कि सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग अलग देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो घिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद कर रहे हैं। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिली भगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। जनाब, पहली मर्तबा, मतलब वैसे मैंने वीडियोस देखी हैं कि नितेश राजपूत एक बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं किसी भी टॉपिक पे। तो काफ़ी साल पहले उन्होंने वीडियो बनाई थी जब ये मुद्दा उठा था, अब दोबारा उठ रहा है। तो मेन चीज़ ये होती है, मैं मतलब आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे ना आपके पास अगर पीपल ऑफ पब्लिक का एक बहुत अच्छा ग्रुप है, यानी मजहबी, मदरसे, मौलाना तबके, इनके पास होती है पब्लिक। आपको पता है हमारी गवर्नमेंट को भी ये हिला देते हैं। एक मौलाना है, उसकी एक जमात है फजलुर रहमान, वो सिर्फ़ और सिर्फ कभी भी चाहे लाखों लोगों को सड़क पे ला सकता है। इस वजह से वो हर गवर्नमेंट का हिस्सा बनता है। पता है आपको, बेनज़ीर गवर्नमेंट हो हमारे मुल्क में, नवाज शरीफ गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, जिसके पास पब्लिक है वो अपनी अच्छा पब्लिक हमारी सबसे, फिर इसके पीछे हम जाते हैं तो पब्लिक इतनी बेवकूफ़ क्यों है? यानी एक मौलाना है, वो आवाज़ लगाता है कल कराची बंद कर दो, तो कराची बंद। एक शख्स से कुछ अर्से पहले पाकिस्तान में हुआ करता था,
अल्ताफ़ भाई, वो एक आवाज़ लगाता था तो पब्लिक बंद कर देती थी। तो हमारे यहाँ पे पब्लिक जाहिल रखी जाती है जानबूझ के। कल को ये हमारे ही कहने पे, अच्छा एक नेता को, एक सियासतदान को, एक मौलवी को लोग फॉलो करते हैं, वो नहीं रिसर्च करते कि ये कौन है, क्या है, हमसे हमें कि हम किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये जो मौलाना या इस तरह से कोई बोर्ड होते हैं, इनके पास पब्लिक होती है, इस वजह से ये इसका मिसयूज़ भी करते हैं। अच्छा, मज़हब के नाम पे जैसे किसी ने चैरिटी कर दी ज़मीन, किसी ने अपना, कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती जिनकी औलादें नहीं होती, वो किसी न किसी मजहबी काम के लिए अपना घर दे जाते हैं, अपनी ज़मीन दे जाते हैं, अपना पैसा चैरिटी को, फ़ंड को, वफ़ को, या मस्जिद बने, मदरसा बने, आने वाली नस्ल का फ़ायदा हो। तो ये जो वक्फ बोर्ड है, इनके पास बेतहाशा दौलत होती है, बेतहाशा ज़मीनें होती हैं, चैरिटी लोगों ने चैरिटी की होती है, लोगों ने दान की। अच्छा, वो ये कहना चाह रहे हैं कि चैरिटी सिर्फ ओनली फॉर मुस्लिम्स नहीं है, यानी कि वहाँ पे चैरिटी जो है ना ऑल टू ऑल कम्युनिटी दे सकती है, ये वाली बात कहना चाह रहे हैं वो कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड में कोई और मज़हब का बंदा ना हो पहले तो। अच्छा, हिंदू ना हो, क्रिश्चियन ना हो, वक्फ बोर्ड में मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है तो मुसलमान ही होना चाहिए उसका बड़ा। अच्छा, और ये क्या कह रहे हैं, जो हैं ये कह रहे हैं कि हम इन पे सख्ती कर रहे हैं अब, कि इसके अंदर जो घपले करते हैं इन्हीं की, अब वक्फ बोर्ड की बहुत बड़ी ज़मीन है, अब वक्फ बोर्ड की बहुत बड़ी ज़मीन है, अब वक्फ बोर्ड में किसी ने कहा कि इसको मदरसा के लिए मैं दान करता हूँ। अब एक बहुत बड़ा प्लॉट है, उस प्लॉट के दरमियान में अगर मदरसा बनता है और साइटों से दुकानें निकलती हैं तो आपको पता है करोड़ों रुपए जनरेट होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, यानी कि आप उन ज़मीनों को, वक्फ की ज़मीनों को ही रेंट पे दे रहे हो, 99 सालों के लिए लीज दे रहे हो लोगों को, उसका पैसा, वक्फ बोर्ड का पैसा बढ़ना चाहिए। वक्त के साथ साथ ज़मीनें बड़ी महंगी होती जा रही हैं, रेंट महंगे होते जा रहे हैं, उनका फंड कम क्यों होता जा रहा है। तो अब समझो इन्होंने वक्फ बोर्ड को गले से पकड़ा है, कानून लाए हैं, उसके अंदर तरमीमें होंगी, क्योंकि अब जो है ना इंडिया में ना बहुत सी चीज़ें सीधी हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें जहाँ पे घपले होते थे मसले में। अच्छा, दूसरी जो पार्टी है कांग्रेस, दो बड़ी पार्टियां हैं इंडिया में, एक है बीजेपी जिसके जो बड़े हैं अमित शाह हैं, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो इस वक्त रूल कर रही है पार्टी वो है बीजेपी। और जो दूसरी पार्टी है सोनिया गांधी वाली, जिसके अभी जो बेटे हैं राजीव गांधी वाली पार्टी, जिसके जो बेटे हैं वो उनकी पार्टी है राहुल गांधी, सुना होगा नाम। तो उस पार्टी का ये है कि अच्छा वो जो है वो मुसलमानों के नाम को यूज़ करके सियासत कर रहे हैं। कौन से वाले? कांग्रेस वाले। तो वक्फ बोर्ड का ये है कि इन्होंने, इससे पहले एक और बोर्ड था मुसलमानों का, हलाल बोर्ड। अच्छा, हलाल बोर्ड क्या कर रहा था? हलाल बोर्ड एक सर्टिफिकेट दे रहा है प्रोडक्ट्स को हलाल होने का। नहीं देखा है आपने प्रोडक्ट के हाँ, नीचे लिखा हुआ होता है उसके तो ऊपर। मैंने पूरी वीडियो डिटेल से देखी, मुझे पता चला कि कई प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें हलाल की ज़रूरत ही नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो मतलब जिसमें ज़रूरत ही नहीं है कि ये हलाल है हराम है, लेकिन उसको सर्टिफाइड किया जा रहा है। तो उसके चक्कर में हलाल बोर्ड लाखों रुपया ले रहा है। यानी एक प्रोडक्ट को मार्केट में आने में क्या क्या सर्टिफिकेट लेना पड़ता है? क्वालिटी का, मायार का, सारी चीज़ों का, साथ साथ उसको हलाल का भी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अब मैं एक प्रोडक्ट मार्केट में ला रहा हूँ, मुझे 4 सर्टिफिकेट चाहिए, तो 4 सर्टिफिकेट के लिए मेरा खर्चा हो रहा है सालाना, हर साल मुझे वो सर्टिफिकेट चाहिए। तो आप खुद बताएं क्या मेरी प्रोडक्ट महंगी होगी सस्ती होगी? हाँ, डेफिनेटली अगर महंगी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। अगर मैं कोई सर्टिफिकेट कम करवा देता हूँ, गवर्नमेंट ही कम कर देती कि यार इन चीज़ों में हलाल की ज़रूरत नहीं है। अब हलाल तो कमा रहा है ना हलाल सर्टिफिकेट दे दे के, तो इन चीज़ों में हलाल की ज़रूरत नहीं है। अब फ़र्ज़ करते हैं कोई चीज़ ऐसी है जो हिंदू यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको हलाल की ज़रूरत नहीं है, सही, तो हलाल सर्टिफिकेट ज़रूरी है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि चीज़ों तो के मतलब कि प्राइस, वो जो है ना वो पूरे ओवरऑल देखा जाता है ना, अब जैसे इंडिया में मिक्सअप हैं सारे, सही है, तो जो वहाँ पे जो ऊपर जो लीड करेगा वो एक का नहीं सोचेगा, वो ओवरऑल सबका सोच के डिसीजन एक लेगा। हिंदू क्यों हलाल सर्टिफिकेट के पैसे दे रहा है? यानी एक चीज़ 100 रुपए की मिल जाती, अच्छा, 150 रुपए देने पड़ रहे आपने नोटिस किया होगा कि मैं मजा ये जो है ना, मैं फर्स्ट टाइम ही आपसे ही मुझे नॉलेज मिल रही है, क्योंकि ज़्यादातर मैं पॉलिटिक्स में ना नॉर्मल बस न्यूज़ सुन रही होती हूँ। तो जो है मैं जब वीडियो के एंड तक मैं जा रही थी ना, तो मुझे अपनी लाइफ की एक स्टोरी जो है वो माइंड में आई, तो मैं थोड़ा सेंसिटिव भी हुई। तो पता नहीं अब यहाँ बतानी चाहिए या नहीं। एज अ टीचर, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन कराया हुआ, एज अ टीचर जो है मेरी जो लाइफ में जो मैंने यहाँ पाकिस्तान में रहकर, कोड वर्डिंग में बात करूँगी, समझने वाले समझ जाएंगे
कि एक स्कूल में मैं डेमोस्ट्रेशन देती हूँ, सिलेक्शन होता है, सही है, हम कहाँ पर हैं, पाकिस्तान में। वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है कि इंग्लिश अच्छी है, मैथमेटिक्स अच्छी है, इंग्लिश और मैथ के लिए जो है ना सिलेक्शन हो जाता है। वहाँ पर जब मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, सही, तो जिस दिन मेरा फर्स्ट डे है, हम तो पाकिस्तानी लेडीज़ हैं, अब इस लेडीज़ का जो है वो अबाई में ब्लैक वील पहनी हुई है और वो वहाँ पर है, वो वहाँ अपने अंदाज से सोच रही है। मैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, कराची में रहते हुए मैं बात ये कर रही हूँ कि अब मैं जब जाती हूँ तो अबाया पहना हुआ है और मैंने मास्क वेयर किया हुआ है, सही, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो। डेफिनेटली जब मैं इन फ्रंट ऑफ क्लास डेमोस्ट्रेशन के लिए जाऊँगी तो मैं स्कार्फ ले लूँगी या मतलब इस तरीके से। तो अब मैंने अबाई में ही अपना सिलेक्शन करवा लिया। अब मेरा फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे जब मैं टीचर्स रूम में जाती हूँ, वहाँ सबसे सलाम दुआ होती है, तो जो कोऑर्डिनेटर हैं वहाँ की, वो मुझे चीज़ें देती हैं कि आप अपनी क्लास में चले जाएं। तो मैं जब अपनी क्लास में जा रही हूँ ना, तो उन्होंने ये देखा कि ये तो जिस गेटअप में आई थी ना, तो ये वैसे ही जा रही है, मीन्स के अबाया है, स्कार्फ वेयर हुआ हुआ है और जैसे मेरा फेस होता है, मैंने लिपस्टिक काजल लगाया होता है, ऐसी इस तरीके से कॉन्फिडेंटली मैं अपनी क्लास की तरफ मूव कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ कम हियर। तो जब मैं जाती हूँ तो उन्होंने कहा सॉरी टू से अबाया इज़ नॉट अलाउड हियर, मतलब व्हील इज़ नॉट अलाउड, आप यहाँ पे अलाउ नहीं है, आप जो है ना इसको पुट ऑफ करें, मैं आपको की दे देती हूँ, आप कैबिनेट में रखें और आप जो है क्लास की तरफ मूव करें। तो अब मैं वहाँ पे क्या करती, मैं वहाँ से आर्ग्यूमेंट करती, इदारा किसका है, कौन सीट पे बैठा हुआ है, ऊपर ऑनर ऑफ जो हेड है उनसे मेरा इंटरव्यू हो चुका है, वो आउट ऑफ कंट्री से मतलब स्टडी करके आए हुए और उनका माइंड बहुत ओपन माइंडेड और माशाल्लाह इतना बड़ा इदारा है कि वहाँ पे जो है ना 200+ टीचर्स काम कर रहे हैं। तो मैं जब वहाँ पे गई हूँ तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं एजुकेटेड हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैंने क्या किया कि मैं सारी टीचर जितनी भी मुस्लिम मेरी बहनें हैं वो सारी जो है वो अपने ड्रेसिंग स्टाइल में, कोई किसी ने स्कार्फ लिया हुआ है, कोई जो है वो बाल खोल कर आई हुई है, किसी ने सर से दुपट्टा लिया हुआ है, मतलब अलग अलग हैं, सारे मिक्सअप, लेकिन हैं मुसलमान बहनें मेरी। तो मैंने उनकी बात मानी क्योंकि वो भी ज़ाहिर है मेरी बहनों में से। मैं सबको यही सोच रही थी कि मुसलमान आपस में बहन भाई हैं। खैर अभी तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि ह्यूमैनिटी पे वर्क कर रही हूँ मैं। तो मैंने पुट ऑफ किया, कैबिनेट में रखा, सही है, और अपना सर से दुपट्टा लिया और जाके अपना लेक्चर स्टार्ट कर दिया, मुझे शेड्यूल दे दिया गया। तो मैं ये सोच रही होती हूँ कि जैसे हम यहाँ पाकिस्तान में रहकर अगर मैं उस वक्त ये करती कि मैं उनसे लड़ जाती और मतलब कि एक बैड बिहेवियर करती, तो फिर मैंने वहाँ एंट्री नहीं देनी थी ना। जब मुझे वहाँ पे मैं वहाँ गई हूँ, मुझे देखकर एक आइडिया हो गया कि मिक्स पब्लिक है, यानी कि जो है माहौल कैसा है। तो ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, चाहे वो वहाँ के मुसलमान वहाँ पर भी मैं आपको बताऊँ मुसलमान जो है वो हर तरह के हैं, मिक्सअप हैं। मॉडर्निज़म में भी आपको मिलेंगे, जो बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं वो भी मिलेंगे, और जो शरीयत का पर्दा कर रहे हैं वो भी मिलेंगे। हर तरह के आपको इंडिया में भी मिलेंगे। यही जमहूरियत होती है, इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी, कि आपको अपने मज़हब के हिसाब से, आपको हर चीज़ के हिसाब से आपको इजाज़त है। और मतलब बाकायदा मुसलमान, मैं बाकायदा आपको सच बताऊं कि वहाँ मुसलमान थोड़े से ज़्यादा हैवी हैं, हैवी क्वांटिटी के हिसाब से नहीं, हैवी के रूल्स के हिसाब से, यानी कि बड़ी अपनी मनमाते हैं, बड़ा वो मतलब है कि दंगा फसाद में इन चीज़ों में बड़े आगे हैं। ये भी कहीं अच्छा, मैंने वहाँ पे जो है ना अपना पॉजिटिव पॉइंट अपना पॉजिटिव पॉइंट दिया, वहाँ बहुत मेहनत की बच्चों के ऊपर, क्योंकि मेरा तो काम एज अ टीचर ये है कि बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट हो, सही। उसके अलावा मैंने वहाँ पे जितना भी निज़ाम जो मैं सही कर सकी, अपनी एक इंडिविजुअली से सबसे डिस्कशन करके जो मैं सही कर सकी, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वहाँ के टीचर्स मेरे जो है फ्रेंड हैं और हम आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि अब हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, कैसे मतलब माहौल के हिसाब से आपने एडजस्ट किया। और 1 ईयर मैंने वहाँ पे जॉब की, और जब मैंने वहाँ से जो स्किप किया तो मतलब बहुत सारी जो टीचर्स आ रही हैं जा रही हैं, वो नीचे के लोगों को पता है, और जो ऊपर जो ऑनर बैठे हुए हैं ना, उन तक उनकी जो है मिस्टेक्स जा ही नहीं रही। अच्छा, वो इतने बिजी शेड्यूल में और अगर कोई ऊपर की सीट पे बैठ के, मैं कहती हूँ कि अगर ऊपर की सीट पे बैठ के अपने पूरे इदारे का सही तरीके से इस्तेमाल करे, तो उसको एक छोटे एम्प्लॉय के बारे में भी पता होगा कि मेरे पास कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसके साथ क्या ज्यादती हुई है मेरे इदारे में। तो ये चीज़ है। अब ये अपने अंदाज से जो कर रहे हैं, तो ये आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते होंगे कि तो देखते हैं कि आगे मज़ीद इस पे क्या बातचीत होती है। लेकिन ये कि अब समझो जो वक्फ बोर्ड है या कोई सा भी बोर्ड है,
इनकी गवर्नमेंट का मकसद है करप्शन ना हो, जहाँ पे कोई हेरा फेरी हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए। अब जब वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड मुसलमानों के अंडर आता है, तो उसका फिर जैसे ही वक्फ बोर्ड के हवाले से कानून हुआ तो पीछे से उसको गलत दूसरी पार्टी जो है उसको यूज कर रही है। तो ये चीज़ पॉजिटिव पॉइंट से सारे मिलकर बैठें, बैठकर डिस्कशन करें, अपने अपने पॉइंट्स रखे जाएं, और उसमें ये है कि जिस परसेंटेज पे ज़्यादा ह्यूमैनिटी का फ़ायदा हो ना, वो वाले डिसीजन लेने चाहिए। नहीं, असल चीज़ तो यही है कि करप्शन ख़त्म हो, लेकिन उसको दूसरी पार्टियाँ मिस यूज़ कर रही होती हैं। खैर बहरहाल वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, दोबारा किसी और वीडियो से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।